परवेज काफी काम किया यहाँ पे, 3 साल रहा, 2.5 साल रहा पूरे। ओझाओं के लिए बहुत काम किया था। बम्बई से आया था, पारसी लड़का, अभी पूना में है। 14 देश घूम के अहमदाबाद पहुंचा था वो। तो वो आने के पहले चिट्ठी लिखा कि मेरे को हाथ से खाना खाना नहीं आता है, मेरे को हाथ से खाना खाना सीखना पड़ेगा पहले आके। रहा यहाँ काफी अच्छे से रहा हूँ। काफी गोरा चिट्टा था, पारसी लड़का, काफी काम किया मगर ओझाओं के लिए अच्छा काम किया। तो शायद MBA किया हुआ था, अभी काफी अच्छी नौकरी पर है वो। तो 3 साल के लिए यहाँ आया था, फेसेस नाम की कोई संस्था से आया था। तो वो जब आया यहाँ पे तो मैं उसको एक बात बोला कि परवेज, तुम जब यहाँ काम करने के लिए आए हो तो तुम एक चीज करो कि अपना परिचय कभी मत देना, सिर्फ गांव में जाके इतना बोलो, अपना नाम बताओ और इतना बोलो कि गुरुजी भेजे हैं और मैं आया हूं, मैं इससे ज्यादा और कोई परिचय मत दो। तो ये गया कि उसे गांव गया, जाके बोला केसला गुड़ा भी जाके, तो सब लोग इसको अपने पास रख लिए और ज्ञानेश्वर वगैरह सब जने अपने पास रख लिए। तो ये अच्छा काम किया, लोग इसका, वो लोग रख लेते थे, रख लिए इसको अपने पास, खाना वाना भी खिलाते थे। काफी डिजाइनिंग वगैरह का काम हम लोग किए, उनको लेके वर्कशॉप वगैरह कर कर आकर के। काम नहीं मालूम था मगर उसका मार्केटिंग कैसे करना है उसको मालूम था। तो पूरा मार्केटिंग के लिए और डिजाइनिंग के लिए वर्कशॉप वगैरह यहाँ लगाता था। तो वो उनको पूरा हिंदुस्तान घुमाया, बस्तर भी ले गया, किधर किधर भी ले गया, हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टरों से डायरेक्ट मिलाया, सीधा मिलाया भी, अच्छा मार्केट भी बनाया। तो इसको ये जब भी गांव से आता मेरे से खूब लड़ता था कि मैं फेसेस नाम की संस्था से आया हूं, आप परिचय मत दो बोले तो ये फिर क्रेडिट किसको जाना है, क्रेडिट का चक्कर मत डाल ले, अभी अच्छा नहीं है परिचय देना, बिना परिचय दिए काम करता जाना, काम होना हमको जरूरी है, ये जरूरी थोड़ी है कि किसी के द्वारा हो रहा है। इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो देना ही पड़ेगा, न मत दो, भूल के भी मत देना अपना परिचय। तो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए तो ये एक दिन वहां हैंडीक्राफ्ट्स वाले वो ये सब मीटिंग लगाए तो ये सब ओझाओं के बीच में बैठ के, इनके ऑफिसरों के बीच में बैठ के अपना परिचय दिया कि मैं ऐसा ऐसा फेसेस नाम की संस्था से आया हूं, आप लोगों का उद्धार करने के लिए आया हूं, यूं करके बोल दिया। बस ये बोल के आदिलाबाद आया, आके मेरे को बोला गुरुजी मैं तो आज पूरा परिचय दे के आया हूं। मैं बोला परवेज कल जाके गठरी बांध लेना तुम अपनी, अब तुम रह नहीं सकते हैं, हो गया तुम्हारा मामला अब खत्म। तो ये दूसरे दिन गया जब, वो गांव के बड़ा अच्छा मीठे से बोले, अरे गोरा साहब तेरे को तकलीफ होती है, तू काहे को यहाँ रहता, तू आदिलाबाद में रह के आ सकता कभी कभी करके, या हमको भी तकलीफ है तेरे को भी तकलीफ है करके इसके सामान की गठरी बांध दिया। क्योंकि ये निकल के आया, दूसरी मीटिंग वहां बैठी ये हैंडीक्राफ्ट वालों की, इनकी सबकी, तो वो सब बोले कि या तो तुम उसके साथ रहो या हमारे साथ रहो, हाँ या तो उसकी बात मानो या हमारी बात मानो, ऐसा। तो ये सब जने बोल दिए अरे वो गोरा साहब आज आया कल जाता साहब, तुम्हारा हमारा तो जिंदगी भर का रिश्ता है, संबंध है। तो वो बोले कि इसको निकालो, इनको डर लग गया कि ये कहीं अपना पसारा निकालेगा यहाँ पे। तो ये फिर गया तो ये इसकी गठरी बांध दी 2-4 दिन में कि जा नको साहब, तू नको, तेरा काम नको। तो फिर बाद में लगे कि ये जाता आता रहा तो इससे खूब पैसा खींचना चालू करे, गांव को काफी पैसा कि वहां एग्जीबिशन के लिए माल बनाना है, यहाँ एग्जीबिशन के लिए माल बनाना है। तो ये 6 महीने के अंदर अंदर फिर यहाँ से चले गए, अब मैं नहीं कर सकता हूँ काम। तो मैं तेरे को पहले ही बोला था कि अपना परिचय मत दे, क्योंकि समाज में बुराई फैलाने वाले की एक अच्छी बात है कि वो कभी दिखता नहीं है ना, कभी वो दिख गया तो वो भी खत्म, उसकी बुराई भी खत्म। और अच्छाई करने वाले की ये सबसे बड़ी बुरी बात है कि वो दिखना चाहता, ये बहुत घटिया बात है इसकी, ये दिखना चाहता, ये जिस दिन दिखा ये भी खत्म, इसकी अच्छाई भी खत्म। अच्छाई करने वाले की बहुत बड़ी कमजोरी है कि वो दिखना चाहता है, ये भी दिखा तो ये भी खत्म, इसकी अच्छाई भी खत्म।
अब उदाहरण यही है ना परवेज ये उदाहरण अब जो समाज में बुराइयां फैलाते हैं वो कहीं दिखाई देते हैं क्या? कभी नहीं दिखता। अराजकता फैलाने वाला कभी नहीं दिखता। वो दिख गया कि खत्म उसका मामला। ऐसे ही अच्छाई करने वाले का भी होता है ना। अच्छाई करने वाला भी जब तक नहीं दिखा फैलेगी उसकी अच्छाई। दिख गया तो खत्म, 10 हाथ उठ जाता है। अरे ये बदमाश क्या, इन्हों क्या भला करता, हाँ ये स्कूल लूटा, वहां से पैसा ला रहा है, यहाँ से पैसा खा रहा है, इन्हों हमारे नाम पे मालूम नहीं कितना पैसा खा जा रहा है इन्हों। ये सब बातें उठ जाती ना। ये तो लोगों का उद्धार करने का ठेका लेकर और लोग लेना हक मानते हैं इनसे। ये हक मानते हैं, ये भला थोड़ी करना है, लोगों को देना है। हक मानते हैं ये। तो ऐसे होता है। देखो गांव का हम लोग जैसे बात कर रहे थे पूरे की पूरी, तो ये ग्राम, तो शिल्प का मतलब जो है इंजीनियरिंग है। एक तरह से इंजीनियरिंग संस्कृत में शिल्प कहा जाता है। तो शिल्प के 3 भाग हैं, इंजीनियरिंग के 3 भाग हैं, वास्तु, साधन और कृषि। ये 3 भाग इसके हैं। तो इसमें वास्तु बहुत बड़ी चीज है। तो वास्तु में विशाल दुर्ग से लेकर के छोटी झोपड़ी तक कैसे बनना है, इसकी पूरी एक इंजीनियरिंग है अपने आप में, कि कैसे बनना चाहिए। ये जो होता है कि ये बिछेदालू आदमी जहाँ झोपड़ी बनाते हैं अपनी, ऐसे गोल गोल बनाते हैं, कभी मजदूर लोग भी अपनी झोपड़ियां बना लेते हैं गोल गोल छोटी छोटी सी, कितना वो तूफान आ जाए वो उड़ के नहीं जाएगी। हालांकि बहुत मजबूत मटेरियल से नहीं बनी है, वो उड़ेगी नहीं, उसमें पानी भी नहीं आएगा। तो वास्तु में उसके बारे में भी है कि वो कैसे बनना है। उसको शिवकुल्ला बोलते हैं, उसका बहुत सुंदर नाम है शिवकुल्ला, कि उसका भी डिजाइन कैसे होता है, उसका भी बनाने की पद्धति क्या है, ये वास्तु में आता है। वो मालूम करके बनाता है क्या ऐसा? मालूम करके नहीं, मरो उनको आता है, सहज आता है। वो सदियों से वो चलते आ रहा है ना, तो वो आता है। मगर वो उसके बिना उसके तो वो नहीं बनाते हैं। उसका भी वो सूत्र है, सिद्धांत है, हवाओं को देखते हैं, सब कुछ देख करके ही वो लोग बनाते हैं ना। तो उसके बारे में भी काफी अच्छा है कि वो कैसे बनना चाहिए, कैसे होता है ये सब। तो विशाल दुर्ग जो रहे हैं वो भी वास्तु का ही एक अंग है। तो दुर्ग कैसे बनना है, कहाँ बनाना है, ये काफी बहुत रहा है अपने पास में। और दुर्ग के बाद में घर, भवन कैसे बनना है। तो भवनों के अपने पास में एक शाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुशाला, ये भवन है। मगर उसमें देवालय भी है, देवालय भी कैसे बनना है। तो देवालय के बारे में भी उसमें काफी है कि देवालय कैसे होना चाहिए। देवालय हमारे पास में 4 तरह के देवालय माने जाते, 3 तरह के, द्रविड़, वेसर, नागर, पल्लवा, ये 3 तरह के देवालय है। 4 है ना, अभी बोला 4 है। पल्लवा जो है वो एक शैली है, मगर मूल 3 ही है, द्रविड़, नागर, वेसर। वेसर वो है जिसका बेस गोल रहता है, नागर वो है जो लंबाई को लेकर के रहता है, चौड़ा कम लंबा ज्यादा, और द्रविड़ वो है जो चौकोन रहता है। तो केरल के पूरे मंदिर वेसर शैली के हैं, बहुत सारे द्रविड़ है। ये मंदिरों के बारे में भी, ये मंदिर भी वास्तु का ही एक अंग है, समझो एक हिस्सा है। इनके अपने अपने काफी, अब शिलाओं का, देवालय की शिला है या घर का भी जो मटेरियल है कैसे कैसे तैयार करना है, क्या क्या करना है। क्योंकि हमारे पास में महाभारत में कई तरह के भवनों का वर्णन मिलता है। महाभारत में जैसे लाक्षागृह भी बने, लाख का भवन बना लिए शिवलों का, है ना। और फिर मय सभा जो थी वो भी वास्तु का एक नमूना था। कई नमूने के भवन कैसे 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 मटेरियल से बनना है ये रहा है। उसके मटेरियल कैसे तैयार करना है। अब चूना है, पूरा बहुत जबरदस्त मटेरियल तो चूना ही था, पत्थर और चूना। मगर पत्थर भी कैसे पत्थर इस्तेमाल करना है। कभी भी हमारे पास भवन बनाने के लिए या घर बनाने के लिए कुछ भी हो, साइज का पत्थर इस्तेमाल नहीं किया गया है देश में। अब गोलकुंडा में जाकर के देख लो,
कुतुबशाही जो डूम सेक रहा है, पूरे उनके महल देख रहा है, इसमें साइज का पत्थर नहीं है। कोई भी पत्थर किसी के साथ लगा डालते हैं। पुराने घरों की बेसमेंट देख लो, वो बेसमेंट में 2.5 फीट की डोरी बांध करके पत्थर लगाते थे। तो ये कितना बड़ा पत्थर है तो उसके साथ इतना भी पत्थर लगेगा। तकरीबन सब जितने पुराने मकान है सब में वही है। साइज का पत्थर काट के लगाना तो अभी भी चालू किए हैं लोग सीमेंट आने के बाद। पूरा चार मीनार भी कोई साइज के पत्थरों से बना हुआ नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, पत्थर के टुकड़े रहते हैं, उससे बनाया हुआ है। और वो चूने से बनाया है। तो चूने की एक खास बात है, चूने की उम्र जैसे जैसे पुराना होता है उम्र बढ़ती है। अब सीमेंट की उम्र तो 22 साल बताते हैं, 22 साल के बाद तो ये मरना चालू हो जाता है। सीमेंट चूना ऐसे नहीं है, चूना मात्र 100 साल के बाद उसकी उम्र बढ़ना चालू होती है, वो पत्थर बनना चालू होता है, वो कमजोर नहीं पड़ता और मजबूत होता है। सीमेंट तो 50 साल के अंदर अंदर सब खत्म हो जाएगा। हाँ, रेती के जैसे झड़ जाएगा पूरा ये। इसलिए 50-60 साल पुराने, 80 साल पुराने मकान अपने आप गिर भी जा रहे हैं इसमें। चूने का ऐसा नहीं होता है, चूने की उम्र बढ़ते जाती है। अब चूना जो बनाया गया है, कई ढंग से चूना बनाया गया है। यहाँ तो जो चूना बनता था, इस इलाके में चूने का पत्थर बहुत है और चूना बड़ी आसानी से लोग बना लेते। बड़ी बड़ी भट्टियां लगा करके भी चूना बना है। धोबी कपड़े धोने के लिए भी चूना बना लेता था। घरों को लगाने के लिए भी लोग घरों में ही चूना बना लेते थे। पत्थर लाए, इतनी उपनियां लगाए। अभी जैसे धोबी जब कपड़े धोते हैं, जब ये साबुन वाबुन नहीं था, सर्फ वर्फ, तो ये लोग क्या करते थे कि चूना वहीं नदी के किनारे से पत्थर इकट्ठा किए, वहीं लकड़ी बकड़ी गोबरी वोबरी इकट्ठा किए, कर करा करके पत्थर लगा के चूने में आग लगा के आ जाते थे। सुबह तक कुछ चूना हो जाता था, जल करके चूना हो जाता था। घर को लगाना है उस हिसाब से लोग चूना भट्टी लगा के बना लेते थे, जला लेते थे। अब निर्माण वर्माण के लिए तो बड़ी बड़ी भट्टियां लगती थी। वो चूना लेकर के आके उसको डंग पकड़ा जाता था। डंग यानी एक बड़ा पत्थर होता है, उसमें उसको पीसते हैं। तो चूने का अपना एक प्रमाण है कि कैसे होना है। तो बंदिश के लिए कैसा चूना चाहिए और ईंट की बंदिश के लिए कैसा चूना है, ऊपर के लिए कैसा चूना है, इसका अपना एक हिसाब है पूरा। तो बोलते हैं कि चार मीनार जब बनाया गया तो उसके चूने को 30 साल रखा गया। घर के निर्माण के लिए कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए। डंग पकड़ करके उसको रख करके उसमें पानी छोड़ते रहते हैं। जब इस्तेमाल करना है तो उसको निकाल करके फिर एक बार थोड़ा सा डंग पकड़ के उसको इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 2 साल पुराना चूना, ताजा बने हुए चूने से निर्माण नहीं करते निर्माण के काम के लिए। तो उस तरह से वो बनाते चूना, डंग पकड़ करके रख देते, पानी छोड़ते रहते हैं। जब निर्माण करना है फिर उसमें से निकाले, डंग पकड़े और बांध दिए। मगर ऊपर की जो प्लास्टर वगैरह जो करते थे, उस चूने में ये लोग गुड़, बेलफल, गोंद, सन ये सब मिलाया जाता था। या फिर बहुत चिकना अगर कोई काम करना है, तो कारागिरी का काम करना है, तो उस चूने में ये लोग सन और चूना मिला करके औरतें कूटती थी। कूट कूट के उसको तैयार किया जाता था। तो उसमें पूरी रेशा आ जाती थी, जो काफी अच्छा पकड़ता था एक दूसरे को। तो उस तरह से वो चूना तैयार करते थे। डंग वाटिंग करवाता, सन्न डंग वाटेची दांतों इवన్నీ కలుపుతుంది, బెల్లం గిల్లం ఇవన్నీ కలపాలి। तो उसके ऊपर फिर बाद में कई बार तो ये काम होता था, रंगों का काम होता था। तो वो रंग का काम भी कई बार चूने में मिला करके ही करते थे, रंग वगैरह भी। तो उस तरह से वो चूना तैयार होता था पूरा। बाकी फिर ये कई बहुत सारे मकान तो जो लकड़ी के बनते थे, कई बार मकान लकड़ियों का ढांचा बनाते थे पूरा, उसके बाद मिट्टी की दीवारें बनती थी। तो उसका अपना एक पूरा सब रहता था, काफी प्रोपोर्शन। मगर बहुत पहले के जैसे हम घर देखे हैं, जालना में, पूना में, ये सारे घर पूरे लकड़ी के बने थे। 4-4 मंजिला मकान लकड़ी का, पूरा लकड़ी का होता था। पेशवा लोगों का जो शनिवार वाले में जो घर था, 7 मंजिला घर था, पूरा लकड़ी का, पूरा लकड़ी का। महाराष्ट्र में लकड़ी के मकान अभी तक दिखाई देते रहे हैं, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक लकड़ी का। कई जगह पे
अभी जो बेसमेंट है जो खोदने का ढंग है, पुराने मकानों को बहुत ज्यादा बेसमेंटें कहीं खोदी नहीं गई, बुनियाद कहीं खोदी नहीं गई। घट जमीन को क्यों खोखला करना है कि बात आती है। पुराने पुराने देवालय वगैरह में भी ज्यादा गहरी बेसमेंटें दिखाई नहीं देती है, बहुत कम। यहाँ के पुराने मकानों में भी बहुत कम है, जमीन खोद करके अंदर भरना है। मगर कुछ जगहों पे क्या किए हैं कि एक जगह किन्नूर में ही शायद एक मकान कोई खरीदा, मकान खरीद के उसको तोड़ के जब नया बनाने लगा तो उसकी बेसमेंट में पूरा ये कुम्हारी कवेलू है ना, पूरा कवेलू खड़ा करके उसमें रेत भर के उसके ऊपर 2 मंजिला मकान बना हुआ था। तो रेत काफी मात्रा में भरते थे कई बार, क्योंकि हम पुराने घरों में जो देखे हैं यहाँ की बस्ती में, जब तालाब के किनारे 2-2 मंजिला मकान है यहाँ पे, तो उसकी बेसमेंट कितना खोदना चाहिए, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है वो मकानों की। बरसातों में जब बारिश गिरती है तो हर मकान की बुनियाद से पानी की धारा चलते रहती है, पानी की धाराएं उंगली उंगली भर पानी की धाराएं बहते रहती है बुनियादों में से। 2-2 मंजिला घर खड़े हुए हैं, उसमें से पानी रिसते रहता है, पानी को रुकने नहीं दिया जाता। तो इनका बोलना ये है कि ये जो पानी जो बह रहा है निकलता है, ये तो ये घर सांस ले रहा है, ये जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन घर गिर जाएगा। पानी जब बह रहा है तो फिर इसका प्रश्न ही उठता है गिरने का, पानी रुका तो वो उसके बल से फिर गिरेगा। तो वो घरों के ना, तो और काफी घर जैसे बने यहाँ पे, जैसे घर बने हैं पूरे यहाँ के घर में ये खोरसिया पब्बू, यहाँ के घर में 5 तरह की लकड़ी लगती थी। मोगरालू और आड़ा जो बीम जैसा डाला जाता है इसको दूलाल बोलते थे। यहाँ के मकान 2 प्रमाण से माने जाते थे, 9-13, एक 5 हाथ का एक हिसाब था इनका पूरा, कि किस घर में कितने दुलाल रहेंगे, 5 रहेंगे या 4 रहेंगे, और उसकी चौड़ाई कितनी, कुछ 13 फीट के है, कुछ 9 फीट के है चौड़ाई में, तो 9 का बनना है या 13 का बनना है, ये हिसाब पूरा। मगर वो बनाते समय पे पूरा ये ख्याल रखा जाता है कि लकड़ी कौन सी लगना है। मोगरालू जो है यहाँ पे जो लगा है, खैर का लगा है, सोमी का लगा है, ये 2 लकड़ी ज्यादातर लोग पसंद किए हैं, खैर और सोमी की लकड़ी बहुत मजबूत लकड़ी होती है। ये खड़े करके आगे बीम जैसा डाल करके या दुलाल बोलते हैं, उसके ऊपर के जो भांसे लगते हैं वो खोरसा एक बहुत जहरीला झाड़ है, यहाँ पे भांसे उसके लगते हैं, और दीवारें भी खोरसे का बारीक बारीक काड़ियों से तड़के तैयार करके, चटाइयां तैयार करके वो लगा करके उसमें मट्टी ठोकते हैं, वो रहता है। उसको दीमक भी नहीं खाती है, कम से कम 20 साल तो रहता है, 20 साल से भी ज्यादा रहता है, उसको कुछ नहीं होता है। तो पूरे घर ऐसे यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत घर ऐसे ही बने हुए थे, खुर्शा पब्बू से बनाए जाते थे। खुर्शा पब्बू के घर यहाँ पर बहुत बने, और आसालू पूरे खुर्शा से। यनगार पट्टी जो बीच में सीधी जो चलती है, रीढ़ की जो हड्डी माने जाती है, रीढ़ की जो पट्टी माने जाती है, वो 2-3 तरह की लकड़ी को इस्तेमाल किए हैं। तेला विटनम करके भी एक होती है जो बहुत मजबूत लकड़ी होती है, चिरमन की लकड़ी भी इस्तेमाल किए हैं उसमें, या फिर नल्ला मर्दी की लकड़ी भी इस्तेमाल किए हैं जो बीच की पट्टी होती है, यनगार पट्टी। और उसके ऊपर से तकरीबन 32 भांसों का हिसाब रहा है, 32 भांसे लगाए जाते थे बांस से बांध करके। कई बार तो ये जो बांस के तड़के है, छोटे छोटे तड़के डाले जाते, पुराने घरों में ऊपर ही उसकी बुनती करते थे, जिसके ऊपर से कवेल उठाते थे, वो ऊपर ही बुन भी रहते थे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मकान यहाँ देखने मिलते हैं। तो पब्बू जो है खोरसा का है, और फिर ये पारिजात का पब्बू भी होता है, जो बहुत मजबूत माना जाता है पारिजात का। इसकी भी बहुत अच्छी चटाइयां बनती है, या फिर इसको डायरेक्ट इसकी झाड़ियों को काट करके सीधा बांध करके उसके ऊपर मिट्टी थोपी जाती है। वो मिट्टी जो थोपना है, मिट्टी लाल मिट्टी और काली मिट्टी मिला करके वो थोपते हैं। उसके बाद गोबर और राख मिला करके उसकी लिपाई होती है, फिर शुद्धा मट्टी से उसकी लिपाई होती है, फिर चूना लगता है। तो यहाँ के तकरीबन छोटे छोटे घर पूरे वैसे ही बने हैं, और जो सालों रहते हैं उनको कुछ नहीं होता है, सालों रहते हैं।
लकड़ी वकड़ी सड़ती नहीं है उसके अंदर की। तो ऐसे बहुत तरह तरह के यहाँ घर बने हुए हैं। मटेरियल उसके जो तैयार किए जाते थे घर के वो अलग अलग थे। मिट्टी तैयार होती थी अलग ढंग से। मिट्टी का तो सुबह बताया मिट्टी कैसे तैयार करते थे। और चूना भी चूने से भी। फिर या तो ये पब्बुआ जितने भी है, खोरशा पब्बू है या पारिजात का भी है, ये लकड़ियों को दीमक वीमक नहीं खाती है, तो इससे दीवारें बनती थी पूरी। जो आज भी इस इलाके में काफी मकान है उसी से बनते थे। मगर बांस के मकान हमारे पास बनाए नहीं गए ज्यादातर। यहाँ बांस के मकान नहीं, बांस बहुत कम इस्तेमाल हुआ है कहीं कहीं पर। कहीं कहीं पर यहाँ पूरे दरवाजे बांस के होते थे। बड़े बड़े साहूकारों के भी जो घर थे उसके दरवाजे भी हम बांस से बने तो देखे। आदिवासियों के तो दरवाजे खैर बांस के है ही है, पर यहाँ बड़े बड़े साहूकारों के भी जो दरवाजे है वो बांस के ही होते थे, लकड़ी के नहीं। सागवान को यहाँ पर बहुत अच्छी लकड़ी नहीं माना गया। सागवान कहीं भी पुरानी किसी भी घर में सागवान इस्तेमाल नहीं हुआ है। नहीं, अभी तो सब जगह मानते हैं, अभी तो सब जगह मानते हैं, क्योंकि अंग्रेज आने के बाद हिंदुस्तान के पूरे जंगल बदले गए। उत्तरांचल में देवदार निकाल करके चीड़ को खड़ा किया गया, मध्य भारत में सागवान, और दक्षिण में फिर रबर वबर ये सब कुछ किया गया है। मध्य भारत में सागवान को लगाया गया है, जहां से किस भूमि में क्या हो सकता है। लकड़ी की हमको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं रही है जितनी वो लोगों को रही है। तो हमारे पास जो जंगल थे, जंगलों में सागवान को ज्यादा महत्व नहीं है। एक तो क्या है कि सागवान कोई फल वाला झाड़ नहीं है, और सागवान आयुर्वेद में कोई इतना महत्वशाली झाड़ भी नहीं है, और सागवान छायादार वृक्ष भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। तो इसको हम लोग कभी भी अच्छा नहीं मानते। पुराने किसी घर में हमको सागवान नहीं दिखाई देता है। ये सागवान, ये अभी 100 साल 150 साल से सागवान को बहुत मान्यता मिली है। जब से जंगलात ऑफिस का हुआ, जंगलों पे कब्जा किया गया, उसके बाद ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग सागवान को बहुत बड़ा महत्व दिए। उसके पहले हमारे जो जंगल थे, कई तरह के जंगल थे अपने पास में यहाँ पर। एक तो देवसरी माना जाता था जंगल, वो जो देवताओं के नाम पर छोड़ा हुआ है। देवसरी अभी भी काफी है महाराष्ट्र में। देववन, हाँ, देववन या देवसरी, उसका आज भी कोई नुकसान नहीं करता है, उसका कोई पत्ता भी नहीं तोड़ेगा देववन का या देवसरी का, वो आज भी सुरक्षित है बहुत ज्यादा। बाकी और जंगल नाश हुए हैं। देवालयों के नाम पे काफी जंगल छोड़े हुए हैं बहुत पहले से, क्योंकि देवालय के लिए वो इस्तेमाल होने का होता था पूरा उसका सारा मामला, तो वो वन। बाकी फिर बहुत सारे वन जैसे आयुर्वेद के हिसाब से तैयार किए गए थे, जो आयुर्वेदिक वन माने जाते थे। यहाँ पर जैसे येलगंदला है और रामगढ़ है, कुछ ऐसी कुछ जगहें हैं, श्रीशैलम का जंगल है, ये माहौरगढ़ का जंगल है, ये पूरा आयुर्वेद के हिसाब से तैयार किए हुए जंगल है। उस समय के लोग हर तरह की जड़ी बूटी वहां मिलना है। माहौर में लोगों का बोलना यह था कि कैसा वो बीमार आदमी आ जाए वो यहाँ की हवा से ही ठीक हो जाता है। तो वो पूरे आयुर्वेद के हिसाब से जंगल तैयार हुए थे। हमारे पास में बात ये आती है कि जब लकड़ी लाने के लिए लोग जाते थे तो ये बोलते थे कि हम लकड़ी चुनने जा रहे हैं, लकड़ी काटने जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता। और जलाने के लिए लोग लकड़ी चुनते, सूखी हुई डालियां वालियां सब है ना, वो सब बहुत गिर जाती है, या उसको जरा सा झटका मारो गिर जाएगा, तो वो इस्तेमाल करते थे जलाने के लिए। मगर झाड़ काट करके जलाना हमारे पास में नहीं रहा है। झाड़ को काटना अच्छा नहीं माना गया है। तो जैसे जो ये 5 बड़े बड़े पाप है, तो पापों के बारे में मैं बताता हूँ बीच में। उसमें ये भी एक पाप माना जाता था खूब, बड़ा झाड़ को काटना। इंद्र जब वृत्रासुर को मार दिया था, मारने के बाद इसको पाप लगा था, तो वो वृत्रासुर का पाप बांटा गया कि इस पाप को बांट दिया जाए। भाई इंद्र पाप लेकर के कैसे जिएगा, तो किस किस को बांटा जाए वो पाप। उसका पाप अग्नि ली, अग्नि, भूमि और जल,
ये 3 लोग अप्सरा हैं, उसका पाप दे दी। तो बात ये आती है कि ये सब लोग बोले कि फिर हमारा पाप दूसरे को कैसे जाना, हमारे पास पाप कैसे खत्म होना है। तो ये था कि देखो, जो बहती नदी में पेशाब कर दे, मूत्र कर दे या विष्ठा कर दे, तो अप्सराओं का पाप उसको जाएगा। जो रात के समय पे फूल तोड़ ले या फल तोड़े, तो अप्सराओं का पाप उसको जाएगा। अब फिर भूमि का पाप है ये सब। अगर कोई फल वाले झाड़ को काट दे, किसी झाड़ को अकारण ही काट दे, तो वो पाप उसको जाएगा। ऐसे सब तय किए गए थे। कोई रजस्वला औरत के साथ संभोग कर ले तो उसको ये पाप जाएगा। ये सब सारी चीजें हमको निषेध थी। तो और ये दूसरा क्या था कि जंगल पूरा जितने भी झाड़ है हमारे पास में, ये एक एक देवता के नाम पर कायम किए गए थे, पेटेंट थे समझो कि एक एक वृक्ष में एक एक देवता घुस के हैं, उसको काटा जलाया नहीं जा सकता। जैसे नीम के वृक्ष में लक्ष्मी का निवास है, महुए के पेड़ में लक्ष्मी का निवास है, साड़ी के पेड़ में लक्ष्मी का निवास है। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें लक्ष्मी का निवास होता है ना। ये लक्ष्मी के निवास वाले झाड़ माने गए हैं जिनको नहीं काटा जाता। नीम के पेड़ में सूर्य का भी निवास माना जाता है। तो ये सारे जितने हमारे पास पेड़ है, ये सारे देवता पेड़ों में कोई ना कोई देवता घुस के बैठा हुआ है। ये बहुत सारे तो नक्षत्रों के पेड़ है, जो 27 जो नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र वाला जो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है उसका उस नक्षत्र का एक झाड़ होता है। अब मेरा जैसे उत्तर भाद्रपद है नक्षत्र, तो मेरे नक्षत्र का झाड़ होता है नीम। किसी का गूलर होगा, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा, ये लोग भूल गए। अब नक्षत्रों के जो झाड़ होते हैं, तो ये उस नक्षत्र के जो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है उस नक्षत्र का जो झाड़ है, ये उसको संभालते थे, उसको काटते वाटते नहीं थे कभी। वो कभी भी नहीं काट सकता क्योंकि ये उसके नाम के नक्षत्र का झाड़ है। तो उसके साथ ग्रहों के झाड़ भी है। हर ग्रह का अपना एक झाड़ है। जब 9 ग्रहों की यज्ञ करते हैं तो उसमें वो उस ग्रह के हिसाब से लकड़ी लेकर के आते हैं। तो इस तरह से ना पूरा जंगल किसी न किसी देवता के नाम पर, किसी न किसी इसके नाम पर कायम किया गया था। अब जैसे इस इलाके में अंदूक के झाड़ पर कुल्हाड़ी नहीं रखी जाती। अंदूक की तल्ली गुंजा, कोई भी आदमी अंदूक की लकड़ी नहीं जला सकता है। गलती से आ गई तो निकाल के बाजू में रख देना है, अंदूक नहीं जलाना है। अंदूक बहुत है अपने जंगल में, अंदूक बहुत है, हिंदी में साला ही बोलते हैं। उससे साम्रानी निकलती है, सुगंधित पदार्थ निकलता है जो देवियों की पूजा के काम में लिया जाता है। उससे पूरा वो निकालते हैं ना, साम्रानी निकालते हैं, मैसाक्षी निकालते हैं उससे। तो इसलिए उस झाड़ को हम लोग पूजा करते हैं, उसको उसकी लकड़ी नहीं जलाते। तो सब बहुत सारे झाड़ों की लकड़ी को नहीं जलाया जाता। अपने पास वनों से संबंधित इतना सुंदर पूरा ये रहा है कि पहली जब बारिश होती है तो यहाँ एक पूजा होती है, उसको पस्कर राजुला पूजा बोलते हैं। पस्कर राजुला पूजा क्या है कि बारिश गिरने के बाद जब मैदान में थोड़ी सी हरियाली दिखाई देती ना, जिस दिन हरियाली दिखाई दी उस दिन पूरे गांव के लोग गांव के बाहर होकर के उस हरियाली की पूजा करते हैं और वहां भोजन होता है। वहां से पूजाएं चालू होती है जंगल की पूरी, बहुत सारी पूजाएं जंगल से संबंधित हमारे पास बहुत पूजाएं। अब भूल गए लोग, पस्कर राजुला पूजा हुई थी, जंगल की पूजा की, वो हरियाली पैदा होते ही उसकी पूजा है। उसके बाद फिर नक्षत्रों के उसमें इसमें कई सारी की पूजाएं कायम थी। यहाँ एक पूजा होती है भीमन्ना पूजा। तो भीमन्ना पूजा जो है वो जुलाई में होती है। आषाढ़ की पूर्णमासी के बाद का जो भी सोमवार आता है उसको वो होती है पूजा हो। तो भीमन्ना की पूजा जब तक नहीं होती है किसी भी झाड़ के पत्ते को नहीं तोड़ा जाता, सागवान के पत्ते को, पराग, ये नहीं तोड़ा जाता है। तो जिस दिन भीमन्ना की पूजा करते हैं उस दिन उनके पत्तों को तोड़ करके उसमें प्रसाद खाया जाता है। और ये पूजा जुलाई में होती है, बारिशें जून में चालू हो जाती है, क्योंकि उस समय तक
ये पत्ता परिपक्व नहीं होता है, पत्ता परिपक्व नहीं होता है। जब तक ये परिपक्व नहीं होगा इसको नहीं तोड़ना है। इसलिए एक बड़ा पाबंदी का एक नियम है, अभी भी लोग नहीं तोड़ते हैं। यहाँ पे भीमन्ना की पूजा होने के बाद फिर सागवान का पत्ता है, पलाश का पत्ता है, ये घरों पे खाने के लिए उस समय तोड़ते हैं। वन दुर्गा, वन की पूजा है, तो वन भोजन हमारे पास में कई बार होता है। तो वनों की पूजा ही रही है, जाके वन में जाकर के, जंगल में जाकर के भोजन बना करके खाया जाता है, पूजाएं करके खाई जाती है। तो पहले क्या था कि बहुत बड़ा वन का जो ये था, ये कोली जो समाज है, तेंगोली जिनको बोलते हैं, ये लोग उसके हकदार थे। कोली लोग, वन के जितने भी फल है, फूल है, उस पर ये लोगों का अधिकार था, तेंगोला का। इसलिए कोली समाज जो है, एक ये था कि कोली कभी भी किसी झाड़ की डाली नहीं काट सकता। एक भी फल है तो चढ़ के तोड़ना है, चढ़ के तोड़ना है, उसको मार के या उसकी डाली को काट करके वो नहीं तोड़ना है। इतना क्यों, हमारे पास मुनगे का झाड़ है, मुनगे का झाड़ बहुत कमजोर झाड़ होता है। तो यहाँ हमारे पास एक बुजुर्ग आदमी था, वो कोली था, तो वो मुनगे के झाड़ पे चढ़ जाता था, झाड़ पे चढ़ के तोड़ता था। अरे हम बोले ताता, कई बार बोलते थे गिर जाएंगे ताता, इतना कमजोर झाड़, डाली टूट जाएंगी, गिर जाओगे। वो तो हाँ मैं कोली नहीं हूँ क्या बोलता था, नहीं तेन को निकाना गट्टा बढ़ता नहीं हूँ करके वो बोलता था ये। तो अब कई बार पूछे कि तुम कैसा चढ़ जाते हो, तो उसका बोलना ये कि मैं अपना वजन कम कर लेता हूँ, मैं अपना वजन कम कर लेता हूँ, कुछ श्वास को रोक करके कर करा के अपना वजन कम कर लेता हूँ, वहां मैं वजनदार नहीं रहता हूँ, इसलिए पतली सी पतली डाली पे भी पैर रख सकता हूँ। मैं अपने वजन को कम कर लेना थोड़े समय के लिए, वो विद्या उसको आती थी। तो वो योग की क्रियाएं हैं ये सब कुछ, तो वो लोग जानते थे अपना वजन कम कर लेना। तो ये लोगों का क्या था कि कई एक पहाड़ के ऊपर, पत्थर के ऊपर ऐसे झाड़ झुका हुआ है और नीचे काफी गहरा है, वहां फल लगा है, तो इनके आपस में शर्त लगती थी कि वो फल तोड़ के लाएंगा, उसको मान किया जाएगा। तो वो चढ़ के तोड़ के लाते थे फल। तो इस तरह के वहां उनके खेल चलते रहते थे कि उस फल को तोड़ के लाना है, उस फल को ऐसे तोड़ना है, ये सब। तो ये लोग कभी भी जंगल को डाली को काटते थे, चिरौंजी को कभी नहीं काटते थे, सुनकी का, तेंदू का भी डाली नहीं काटते थे लोग, किसी चीज की डाली नहीं काटते थे। फल तोड़ना है, इनको झड़ा लेना है, तोड़ना है फल। और इनको फल कैसे पका लेना है, फलों को कैसे सुरक्षित कर लेना है, ये लोगों को बहुत अच्छा मालूम है। मानसोल्लास में एक वन क्रीड़ा एक है, तो वन क्रीड़ा में बहुत अच्छा ये बताया गया है कि वन कैसे लगाए जाते हैं, बगीचे कैसे लगाए जाते हैं। तो एक झाड़ से दूसरे झाड़ की कितनी दूरी हो, उसमें पानी देने का क्या पैमाना है, झाड़ जितने महीने का होता है तो एक महीने के हिसाब से उसमें पानी में कितनी बढ़ोतरी होना है। ये काफी अच्छा है कि एक दिन का झाड़ है या तो उसमें कितना पानी पड़े, एक महीने का झाड़ है तो उसमें कितना पानी पड़े, 10 महीने का झाड़ है तो उसमें कितना पानी पड़े, ये पूरा उनका ही है। और वो जब फल देने वाला हो जाता है तो फल देने के पहले कई जड़ी बूटियों का धुआं उसके नीचे लगाया जाता था, झाड़ों के नीचे, ताकि फल सुंदर और स्वादिष्ट हो। ऐसी जड़ी बूटियां भी बहुत थी जिसके धुएं लगाए जाते थे झाड़ों के नीचे। ये सब अपने पास में काफी रहा है। वन को मात्र अपने लोग नुकसान नहीं करते थे कहीं से भी, जंगल को लकड़ी चुनना है, काटना नहीं। घरों वालों के लिए लकड़ी काफी इससे लाई जाती थी, पाबंदी से। तो ये देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक फिर लकड़ी की जरूरत नहीं होना है घर में, ऐसी लकड़ी इस्तेमाल करना है। पूजाएं थी, उससे संबंधित पूजाएं किए बिना कोई चीज हाथ में लगाते थे। तो दवाइयों के लिए भी थी पद्धतियां पूरी की पूरी अपने पास में, बहुत जड़ी बूटियां वगैरह सब ये जंगलों में जब था। हमारी हुआ ये कि जंगलात बनने के बाद ये लोग सागवान को बहुत बड़ा महत्व दिए, कमर्शियल करके बहुत बिकने वाली लकड़ी है, यूं है त्यों है करके, बहुत कीमती लकड़ी। तो ये क्या है कि सागवान का बीज जलने के बाद अंकुरित होता है,
या उसको उबाल करके फिर डाला जाता है। तो अच्छा ये कि जब उस जंगल में जब बीज गिर जाता है तो ये लोग जंगल में आग लगाते हैं। जंगल में आग लगाने से ये हुआ कि दूसरे पौधों के बीज तो जल के मर जाते हैं, यही एक पौधा पैदा होता चला गया। इस तरह से पूरा जंगल का जंगल सागवान का हुआ। तो सागवान का पूरा जंगल हो जाने से पशु संपदा पूरी नाश हो गई, क्योंकि ये छायादार भी वृक्ष नहीं है, फूल फल वाला भी नहीं है, और आयुर्वेद में बहुत महत्वशाली भी नहीं है। तो ये जंगल में बंदर क्या करने रहेगा। इसे जहाँ सागवान के जंगल हो गए, पूरे बंदर हाईवे पे आ गए, खाने को कुछ नहीं है। सागवान के जंगल में तो शहद की मक्खी भी अपना छत्ता नहीं लगाती है, उसको फूलों के लिए बहुत दूर जाना पड़े रस लाने के लिए, वहां तो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए हमारी पशु संपदा, ये सारी चीजें बहुत सागवान से खत्म हो गई। उस जंगल में कोई पशु रहना पसंद नहीं करता है, सागवान के जंगल में ऐसा। तो ये जैसे हमारे पास में रहा है कि पूरा झाड़ कैसे पालना है, कैसे रखना है उनको, काफी पद्धति फिर ये सब किया गया था। हालांकि उस समय कोयले की बहुत जरूरत थी लोगों को। जब लोहा जंगलों में बनता था, कत्था बनाया, बहुत सारी चीजें जंगलों में बनती थी ना उस समय, कोयला बहुत चाहिए होता था लोगों को। मगर एक तो लोग घरों में भी काफी कोयला इकट्ठा कर ही लेते थे। कोयला हमारे अर्थशास्त्र का बहुत बड़ा एक अंग रहा है, क्योंकि अब ये जब कोयलू निकाले थे ये लोग, हाँ ये क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कौन से चूल्हे वो, तो ये जब निकाले, जब वो मीटिंग लगाए, जब को गांव गांव में इसके लगाना है, तो मैं बोला कि गांव में कोयला बहुत जरूरी है। लोग कोयले के बिना वहां नहीं चलेगा। अगर लोहार के पास जा रहे हैं तो कोयला लेके जाना पड़ता है, और धोबी से कपड़ा प्रेस कराना है तो कोयला देना पड़ता है उसको। तो ये कोयला तो वहां बहुत जगह जगह पर जरूरत पड़ती है, कोयले के बिना उनका चलता नहीं है, इसलिए चूल्हा कोई नहीं मानेगा, इसमें कोयला तैयार नहीं होता है। यहाँ तो कोयला तैयार करने की पद्धति है, खाना पकाते समय बहुत कोयला निकाल करके वो लोग भिजाते चले जाते हैं, साथ साथ में काफी कोयला इकट्ठा करते हैं। कोयला जरूरी है वहां पर, कई सारी चीजों में कोयले का उपयोग रहा है। तो वो जिसमें कोयला नहीं तैयार हो रहा है तो वो चूल्हे क्यों मानेंगे, इसलिए वो चूल्हे असफल भी हो गए। आज भी गांव में तो लोहार एक के पास जाए तो कोयला तो लेकर के जाना है, वो कहां से लाएगा कोयला। और उस समय जब ये बड़ी बड़ी ये लोहे की, कत्थे की ये सारी भट्टियां लगती थी, उस समय कोयला तैयार करने वाली भी समाज थे जो कोयला तैयार करते थे। उनका ढंग एक अलग ढंग था, जिसमें बोलते हैं कि प्रकृति का कोई नुकसान नहीं होता है। जंगल से संबंधित काफी अच्छी व्यवस्थाएं रही है, उसको कैसे बचाना है, क्या क्या करना है, कैसे लगाना है, उसकी कब कब पूजाएं हैं। कई बार तो होली, झाड़ों के साथ होली खेलते हैं लोग। यहाँ दक्षिणपेट के इलाके में कुछ लोग सुने हैं ऐसा कि होली के दिन झाड़ों के साथ होली खेली जाती है, घुंघरू बांध करके झाड़ों के चारों तरफ नाचा जाता है नृत्य करके। कि हमारा अपना जो सिद्धांत था एक, वसुदैव कुटुंबकम। वसुदैव कुटुंबकम का मतलब ये थोड़ी है कि 4 आदमी लोग बैठ करके खाना खा ले तो वसुदैव कुटुंबकम नहीं होता है। वसुदैव कुटुंबकम में तो पहाड़ भी है, झाड़ भी है, नदी भी है, नाले भी है, प्रकृति, सब कुछ है ना। इन सबके साथ एक रिश्ता बनाना, इन सबके साथ एक पारिवारिक रिश्ता बना करके जीना, वो वसुदैव कुटुंबकम। इसलिए हमको पीपल का पेड़ नहीं होता है, तुलसी का पौधा नहीं है हमारे लिए, गाय पशु नहीं है, बहता हुआ पानी नदी नहीं है हमारे लिए। इनके साथ एक रिश्ता चलता है हमारा, बहुत अच्छा एक रिश्ता चलता है। कहीं माँ का रिश्ता चलता है, कहीं भाई का रिश्ता चलता है, कहीं कोई रिश्ता चलता है, कोई रिश्ता चलता है। जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, आम के झाड़ की भी शादी करते हैं हम लोग, कुएं की भी शादी करते हैं हम लोग, पीपल के वृक्ष का भी यज्ञोपवीत करते हैं हम लोग। इसमें अंधविश्वास कुछ नहीं है, ये तो एक रिश्ता है, एक रिश्ता मानते हैं भाई। ये सारी चीजों के साथ हमारा एक रिश्ता है और परिवार की तरह हम इनको मानते हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों का कर रहे हैं, ऐसा इनका भी करना पड़ेगा। कुआं, अगर अपनी जिंदगी में कोई कुआं खोल दिया घर में, तो कुएं का भी वहां करता है।
आम का वृक्ष जब फल देने वाला होता है तो उसका भी विवाह करता है। खाली तुलसी के पौधे का विवाह करते ऐसा नहीं है ना, तो ये सारी चीजों का विवाह तो करते ही। इस तरह से काफी अच्छा एक रहा है। अब जंगल के जैसे फल है, बहुत सारे फल है, आड़ी की तोलसुरु बिड्डा आदुंडा। जंगल में सबसे पहले फल जो पैदा होता है वो आदुंडा है। वो जंगल की पुत्री माने जाती है। तो कोली लोग आड़ी की तोलसुरु बिड्डा आदुंडा बोलते हैं। तो उसके बाद फिर दूसरे दूसरे कई फल होते हैं जो एक के बाद एक के बाद होते हैं, मगर पहला फल होता है आदुंडा, जिसकी सब्जी बना करके खाना या बहुत महत्वशाली माना जाता है हर एक को, आदुंडा की। तो वहां से वो फल चालू होते हैं जंगल के, और फिर बहुत फल पहले इनका एक आहार माना जाता था। गोंडों के घर में या इस इलाके के लोगों के घरों में गुम्मियों से तुनकी पंदू रहता, तेंदू रहता था, मवे का फूल रहता था खूब, और कई तरह के कंद रहते थे, यहाँ बहुत कंद मिलते थे, वो सब रखे जाते थे। एक तो गड्ढा ऐसा था, गड्ढा सुनने में आता है कि जब कुछ खाने को नहीं मिले तो उसको उबालते थे। 7 बार उसको उबालने के बाद जब उसको काटते थे तो उसमें से चावल जैसा निकलता था, जिसको लोग खाते थे। ये कंद मूल फल जितने भी रहे हैं, ये जंगल के जो फल बहुत रहे हैं, और वो फल खाने का विधान है। हमको साल में एक छठ षष्ठी है, जिस दिन मोहे का बना हुआ सब कुछ खाना है। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में कार्यक्रम होता है। उस दिन स्नान भी मोहे के इससे ही करना है। उस दिन जो भी बनेगा मोहे का बनेगा। उसका तो नहीं होता, लेकिन हाँ, वह तो चीजें नाम मात्र को चल तो रही है ना, नाम मात्र को सब कुछ चल रहा है उसे, पर ये करते हैं तो पूरा मोहे से चलना है। इस तरह से एक एक चीज का काफी अच्छा उसमें ये रहा है। पर यहाँ भीमन, अब जैसे खेतों में फसलें भी आ जाती है, खेतों में फसल आ जाए तो तुरंत खाना नहीं है ना हम लोगों को। तो क्या है कि एक वृक्ष है यहाँ, उसको सम्मक्का बोलते हैं। उसका पत्ता सबसे आखिरी में परिपक्व होता है, तो उस पत्ते की पत्तल में खाना खाना पड़ता है। पहला धान ने उस पत्तल में खाते हैं लोग, आदिवासी लोग अभी भी उसी पत्तल में। वो पत्ता जब तक परिपक्व नहीं होता है कोई अनाज नहीं खाते हैं कि नया अनाज, और वो पत्ता सारी चीजें पकने के बाद वो आखिर में परिपक्व होता है। उस समय तक ये सारी चीजें सुरक्षित रखी जाती है बड़े अच्छे से। उसके बाद उसमें खाना है, और नहीं ऐसे नियम रहे तो खत्म ही कर डाले। हमारे लोग बीज को बचाने का बहुत बड़ा काम किए हमेशा। कहीं से भी बीज नाश नहीं होना है किसी भी चीज का, उसकी हमेशा एक कोशिश करते रहे। इसलिए अपने पास में क्या रहता है कि फलों वालों को खाने का पूरा एक हिसाब है पूरा, कि किस समय क्या फल खाना है, किस समय पे क्या सब्जियां खाना है। अब जैसे संक्रांत के बाद मूली खाना निषेध होता है। संक्रांत के बाद मूली और सेम खाना निषेध हो जाता है, सेम की फली खाना, चिकुड़, तो उसको उसके बाद बीज के लिए छोड़ना है। आम जैसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जब तक बीज नहीं हो जाता है तब तक नहीं खाना है। तो गाजर भी नहीं खाते, नहीं खाते हैं, वो सब बीज के लिए छोड़ना है। फिर सारी चीजें ऐसी बीज के लिए छोड़ दी जाती है। अब जिसमें बीज नहीं हुआ है उसको भी नहीं खाया जाता, जब तक उसमें बीज नहीं बन जाता है तब तक नहीं खाया जाता है। मगर कई सारे ऐसे त्योहार भी हम लोग देखे हैं कि जैसे अब कड़वा कद्दू होता है ना, तुम्बा बहुत होता है, खेत बुरे खाए मजदा से, और वो बहुत होता है। वो जब अच्छा पूरा हो जाता है और उसका बीज पकने वाला हो जाता है तो दीपावली के 2 दिन के बाद में उसको फोड़ने का एक कार्यक्रम है। यहाँ बहुत सारे तुम्बे फोड़ दिए जाते हैं उस दिन, नहीं तो वो तो जहां तहां वो हो जाए उसका बीज, तो उसके बीज को उसको खत्म ही कर डालते हैं। ऐसा भी बहुत कुछ है समझो अपने पास में, उसको काट ये कर डालते हैं, फोड़ डालते हैं। तो ये दीपावली के दूसरे दिन एक कार्यक्रम होता है जिसमें तुम्बे फटक डालते थे बहुत सारे तोड़ तोड़ के, खेत बुरकाए दो, ये भी ऐसा कुछ है। मगर जंगल से संबंधित अपने पास में ना काफी व्यवस्थाएं रही है। पहले
जो था यहाँ पर गांव का ही जब जंगल होता था पूरी जिम्मेदारी गांव की ही होती थी, कैसे इस्तेमाल करना है, कितना बचाना है, कितना नाश करना है। तो वो तो उस पर काफी बड़ा एक अध्ययन जैसा कर कर आकर के उसको काफी सुरक्षित रखे थे जंगलों को।